अगर आप सोचते हैं कि थ्री इडियट्स पहली फिल्म थी जिसमें एक किरदार अपने पिता से अपने पैशन के लिए भिड़ता है, तो आग का वह सीन जरूर याद करें जिसमें मुझे एक बार फिर गोलमाल मूवी के उत्पल दत्त याद आ रहे हैं। राज कपूर एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं और ड्रामा को अपना करियर बनाने का फैसला करते हैं। वे अपने पिता से कहते हैं, मैं अपना थिएटर बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी और अपना रास्ता खुद बनाना चाहता हूँ। और उनके पिता पूछते हैं, अगर रास्ता भटक गए? तो वह जवाब देते हैं, मैं नया रास्ता ढूंढ लूंगा। इस पर उनके पिता कहते हैं, तुम अपना रास्ता खुद नहीं ढूंढ सकते। गोलमाल में उत्पल दत्त अपनी बेटी से कहते हैं, तुम उस लड़के से शादी नहीं कर सकती जिससे तुम प्यार करती हो, तुम्हें उस लड़के से शादी करनी होगी जिससे मैं प्यार करता हूं। और यह डायलॉग मुझे हर बार याद आएगा जब कोई पिता अपने बच्चे पर अपनी थिंकिंग इंपोज कर रहा होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक ऑन रिदम्स ऑफ राइम। राज कपूर की आग आरके फिल्म्स के तहत बतौर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनका डेब्यू है। 1948 में रिलीज हुई यह फिल्म एक युवा फिल्म मेकर की एम्बिशन को दर्शाती है जो पैशन, आइडियलिज्म और सेल्फ डिस्ट्रक्शन जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करता है। अपनी बोल्ड कोशिशों के बावजूद आग मेलोड्रामा और प्रिटेंशियस नैरेटिव स्टाइल में ओवर इंडल्जेंस के कारण कमजोर साबित होती है। हालांकि राज कपूर ने बाद में श्री 420 जैसे क्लासिक्स में सब्सटेंस और एंटरटेनमेंट के बीच संतुलन बखूबी साधा। आग एक फ्लॉड लेकिन फैसिनेटिंग प्रीकर्सर के रूप में बनी रहती है। अब बात करते हैं इसके प्लॉट की। आग केवल खन्ना, जिसको राज कपूर ने निभाया है, उनकी कहानी है जो अपने दो लाइफ लॉन्ग ऑब्सेशन से घिरे रहते हैं, थिएटर के प्रति एक गहरी पैशन और अपने बचपन की स्वीट हार्ट निमी के लिए एक आदर्श प्रेम। यह प्रेम कितना आदर्श था इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, पर इनके ये ऑब्सेशन एक फॉर्मेटिव घटना से बचते हैं जहां युवा केवल, जिसे शशि कपूर ने चार्मिंगली निभाया है, निमी के साथ एक प्ले स्टेज करता है, लेकिन उसे निराशा और हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ता है जब निमी उस प्ले में शामिल नहीं हो पाती क्योंकि उसके माता पिता उसे हमेशा के लिए मामा जी के पास ले जाते हैं। यही हार्ट ब्रेक केवल की उथल पुथल भरी जिंदगी की दिशा तय करता है। जवानी में केवल अपने पिता के सपने को त्याग देता है कि वह वकील बने और अपना जीवन थिएटर को समर्पित कर देता है। साथ ही अपनी खोई हुई म्यूज निम्मी को ढूंढने में जुट जाता है। इस सफर में वह उन महिलाओं से मिलता है जो उसकी बचपन की प्रेमिका की सरोगेट बनती हैं। पहली कैरेक्टर जो उसके जीवन में आती है वो है निर्मला, जिसको कामिनी कौशल ने निभाया है। केवल निर्मला से कॉलेज में मिलता है। निर्मला उससे प्रभावित होती है और कहती है कि वह उसे निम्मी बुलाए क्योंकि बचपन की निम्मी का असली नाम भी निर्मला था। हालांकि यह इन्फैचुएशन शायद निर्मला के लिए प्यार में बदल जाती है। केवल के लिए भी यह प्यार था, ऐसा लगता है। हम इस बारे में और बात करेंगे जब नरगिस के किरदार पर चर्चा करेंगे। निर्मला और केवल को एक थिएटर कंपटीशन में हिस्सा लेना था, लेकिन प्ले के ठीक पहले निर्मला यह खबर देती है कि उसकी जबरन सगाई हो गई है और वो प्ले नहीं कर पाएगी। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो केवल की जिंदगी में आता है वो है राजन, जिसको प्रेमनाथ ने निभाया है। घर छोड़ने के बाद केवल एक बंद थिएटर में घुसता है और वो जोर जोर से बोलते हुए वो बातें करने लगता है जो उसने अपनी माँ और पिता से थिएटर के बारे में की थी और अपनी म्यूज के बारे में भी बोलता है। उसकी आवाज़ राजन सुन लेता है जो खुद अपनी म्यूज की तलाश में है। ऐसा लगता है कि राजन की कहानी भी केवल जैसी है, लेकिन फिल्म के अवेलेबल वर्जन में एक अब्रप्ट कट है जो शायद डिजिटाइजेशन के दौरान फिल्म के कुछ हिस्से खो जाने के कारण हुआ है। इसलिए हमें राजन की पूरी कहानी का ठीक से पता नहीं चलता। और अगला कैरेक्टर आता है नरगिस, जिनके किरदार को फिल्म में कोई नाम नहीं दिया गया था। वो पार्टीशन की एक रिफ्यूजी है जो केवल और उनके बिजनेस पार्टनर राजन दोनों के लिए म्यूज बन जाती है।
यह किरदार मानो मंटो या अमृता प्रीतम की फिक्शनल दुनिया से निकला हो। वह पार्टीशन के बाद के दंगों में अपने पूरे परिवार के मारे जाने के ट्रॉमा के साथ आती है। राज कपूर उसे ट्रेजेडी को अपने दिल से बाहर लाने की यात्रा पर ले जाते हैं, जिससे वह प्ले में गाते समय अपनी आवाज से नहीं बल्कि अपने दिल से गा सके। केवल की यात्रा सेल्फ डिसफिगरमेंट पर समाप्त होती है जब नरगिस उसे कहती है कि वह उसके सुंदर मुख, नीली आंखें और सुनहरे बालों की ओर आकर्षित है। लेकिन केवल उसकी तरफ आकर्षित नहीं है, बल्कि राजन तो उसके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव भी रखता है। फिर जब केवल अपने चेहरे को आग से जला देता है, जो अंततः पूरे थिएटर को जला देती है, नरगिस उसकी खराब हुई शक्ल देखकर जोर से चीखती है और कुछ समय के बाद राजन को चुन लेती है। तो फिल्म में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिससे आप केवल के किरदार को लेकर कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर हम परफॉर्मेंसेस की बात करें तो शशि कपूर युवा केवल के रूप में अपनी चीकी चार्म और नेचुरल टैलेंट से फिल्म के पहले आधे घंटे को चुरा लेते हैं। उनके सीन्स फिल्म के ओपनिंग एक्ट में लाइवलीनेस और इमोशनल डेप्थ लाते हैं। उधर नरगिस की रॉ और अनपॉलिश्ड ब्यूटी स्टैंड आउट करती है, जिसे एक वल्नरेबल लेकिन एनिग्मेटिक कैरेक्टर की पोर्ट्रेयल ने और भी निखारा है। और प्रेमनाथ की बात करें तो राजन के रूप में उनके डायलॉग्स भले ही कम हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस और प्लॉट में उनकी इंपॉर्टेंस उनके किरदार को पावरफुल बनाती है। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम केवल के कैरेक्टर में है। बचपन से लेकर फिल्म के क्लाइमैक्स तक उसकी क्विंटेसेंशियल म्यूज निमी के साथ उसके प्ले को ट्रेजेडीज ने घेर रखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वह तीनों महिलाओं में से किसी से प्यार करता है, या जैसा कि वह खुद कहता है कि वो औरतों की तरफ अट्रैक्टेड है। अगर यह सच है तो वह हमेशा अपनी फिक्शनल वर्ल्ड में ही रह रहा है। इसके संकेत हमें तब मिलते हैं जब बचपन में वह टीचर को क्लाउन के कपड़े पहनकर प्ले के टिकट्स बेचते हुए इमेजिन करता है। निर्मला, उसकी कॉलेज क्लासमेट, खुद उससे कहती है कि उसे निमी बुलाए, और नरगिस भी कहती है कि वह निमी बन जाएगी। यह हमें फिल्म के अंतिम सीक्वेंस तक ले जाता है, जब केवल अपनी कहानी खत्म करता है और उसकी पत्नी यह दावा करती है कि वह उसकी बचपन की निर्मला या निमी है, और यह नाम सुधा उसे खुद केवल ने ही दिया था। अब यह एक्सप्लेनेशन केवल जैसे साइकोलॉजिकली डिसइल्यूजन व्यक्ति के लिए तो ठीक है, लेकिन ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से यह इतना बिलीवेबल नहीं लगता कि उनके पेरेंट्स ने कभी यह डिस्कस ही नहीं किया कि वे पूरी जिंदगी कहाँ रहे और एक दूसरे को पहचाना क्यों नहीं। और एक 1948 की फिल्म के लिए भी यह मानना मुश्किल है कि दूल्हा अपनी दुल्हन का नाम तक नहीं जानता और अपनी पहली रात को उसे एक नया नाम देने का फैसला करता है। केवल की युवा उम्र फिक्शनल सेटिंग्स से इतनी भरी हुई है कि हम यह नहीं समझ पाते कि कब नरगिस प्ले शुरू करती है और कब केवल, राजन और नरगिस असली जिंदगी में हैं, क्योंकि उन्हें थिएटर के फिक्शनल सेट्स पर पिक्चराइज किया गया है। राज कपूर ने अपनी डेब्यू फिल्म के बाद बहुत सारी मेमोरेबल और रिमार्केबल फिल्में बनाई भी और उनमें काम भी किया, लेकिन उन्होंने इस ऑब्सक्योर जॉनर के साथ फिर से मेरा नाम जोकर और सत्यम शिवम सुंदरम में एक्सपेरिमेंट किया। इन फिल्मों का भी वही हाल हुआ जो आग का हुआ है। ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्में नहीं मानी जाती, फिर भी हम ये कह सकते हैं आग भले ही राज कपूर की सबसे बेहतरीन क्रिएशन ना हो, लेकिन यह उनकी बाद की फिल्मों के लिए एक बेस तैयार करती है जो लव, आइडियलिज्म और सोशल कंस्ट्रेंट्स जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। यह इंडिपेंडेंस के बाद के भारत की सोशल अंडरकरंट्स को भी एक्सपोज करती है, जिनमें पार्टीशन का प्रभाव और दो जनरेशन्स के बीच का संघर्ष शामिल है। तो अंत में ये कहा जा सकता है, आग भारतीय सिनेमा के सबसे महान शोमैन में से एक का एम्बिशियस लेकिन फ्लॉड डेब्यू है। यह अपनी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, नरगिस और शशि कपूर के स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस के लिए देखने लायक है।
राज कपूर ने बाद की फिल्मों में अपने क्राफ्ट को रिफाइन करते हुए यह साबित कर दिया कि फायर को शाइन करने के लिए बैलेंस की ज़रूरत होती है। आज की अनफिल्टर्ड टॉक में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं। और अगली अनफिल्टर्ड टॉक तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।